वेलकम बैक टू इंग्लिश कनेक्शन गाइस, माय नेम इज कंचन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 ग्रामर रूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। वैसे गाइस, क्या आपको पता है कि इंग्लिश में कितने ग्रामर रूल्स हैं? लेट मी टेल यू, इंग्लिश में अराउंड 3500 ग्रामर रूल्स हैं। जी हाँ, 3500 ग्रामर रूल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि 3500 में से सिर्फ 15 ग्रामर रूल्स अगर मैं सीखूंगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है उसमें कितनी सारी ईंटें लगी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ईंटें कौन सी होती हैं? जो नींव में लगी होती हैं, क्योंकि उसी के बेस पर तो पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। उसी तरीके से आज के ये जो ग्रामर रूल्स हैं, ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं, दोनों में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों में आपके काम आएंगे। गाइस, अगर आप कॉमन मिस्टेक से बचना चाहते हैं, आप एरर स्पॉट करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक आपको बने ही रहना है। जैसे आपके सामने ये जो पहला रूल है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या कहता है? अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट ऑलवेज इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस कब कहा जाएगा? जब उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। मतलब अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट क्या है? अ सब्जेक्ट इज एनी पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग द एक्शन। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो एक्शन को कर रहा है वो सब्जेक्ट है। अब ये वर्ब क्या है? अ वर्ब इज द एक्शन बीइंग डन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वही वर्ब है। ठीक है, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर ईटिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वी। वर्ब क्या है? ईटिंग। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। माई डॉग बार्क्स, यहाँ माई डॉग क्या है? सब्जेक्ट। बार्क्स क्या है? वर्ब। तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो अगर इसे देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ये है वर्ब लिसन, लिसन टू मी। सब्जेक्ट है नहीं, बट इसमें जो सब्जेक्ट है वो हिडन है। इसमें सब्जेक्ट है यू। यू लिसन टू मी, लेकिन बोलते वक्त हम यू को नहीं बोलते, लिसन टू मी बोल देते हैं। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है जो दिखता नहीं बट है। इसी तरीके से यहाँ आते हैं। फाइंड देम, उन्हें ढूंढो। तो यहाँ भी यू हिडन है। ये क्या है? यू फाइंड देम। तो यू सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो ये भी कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, एक सेंटेंस कैसे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये रूल है। अगर आप कैपिटल लेटर से सेंटेंस शुरू नहीं करते तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट कहलाएगा। तो हमेशा एक सेंटेंस शुरू होगा कैपिटल लेटर से एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। और एंड कैसे होगा? एंड होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। फुल स्टॉप हो या क्वेश्चन मार्क हो या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हो। अगर इसके अलावा कोई और पंक्चुएशन मार्क है तो वो सेंटेंस वहां पर एंड नहीं हुआ, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, द टाइप ऑफ पंक्चुएशन यू चूज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेंटेंस। मतलब इनमें से कौन सा यूज करना है, ये तो सेंटेंस किस टाइप का है इस पर डिपेंड करता है। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, बहुत ही जरूरी है। फुल स्टॉप को पीरियड भी बोलते हैं। दिखता ऐसा है। ठीक है, इस तरीके से हम उसे दिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं। डिक्लैरेटिव सेंटेंस, ये जो फुल स्टॉप या पीरियड है, ये कहाँ लगता है? डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस के एंड में। अब डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? यूज अ फुल स्टॉप व्हेन यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होता है जिसमें आप प्रश्न नहीं पूछ रहे, कोई भावना नहीं व्यक्त हो रही, जो एक कथन है, वो डिक्लैरेटिव सेंटेंस है। तो फुल स्टॉप आपको कब यूज करना है? जब आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं। अ डिक्लैरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। तो दोनों ही एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सूप इज टू सॉल्टी। तो देखिए, हमने शुरुआत की कैपिटल लेटर से, सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से, क्योंकि ये डिक्लैरेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फुल स्टॉप। इसी तरीके से यहाँ आते हैं। द कैट इज नॉट हियर, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है बट डिक्लैरेटिव सेंटेंस है। तो हमने क्या किया? फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज किया और एंड में क्या किया? हमने फुल स्टॉप लगाया। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क ये है, ठीक है, और ये यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं तो हम एंड में क्या करते हैं? ये मार्क लगा देते हैं। यूज अ क्वेश्चन मार्क व्हेन यू आर आस्किंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप ये मार्क यूज करेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी होगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन
ये है, ये वाला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है और ये वाला, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और ये वाले जो हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इन दोनों के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं। देखिए कैसे समझेंगे। व्हेन इज द मीटिंग, अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन इज द मीटिंग, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। शुरुआत किया कैपिटल लेटर से, एंड किया क्वेश्चन मार्क पे। कैन आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकती हूँ, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। शुरुआत कैपिटल लेटर से और एंड यहाँ पर। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, जब हम किसी और के क्वेश्चन को किसी और से बताते हैं। देखिए शी आस्क्ड व्हेन द मीटिंग वाज, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर समझा हो, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, वहाँ ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो क्वेश्चन मार्क होता है एंड में, उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं तो बाहर निकालते हैं और स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए फुल स्टॉप आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो आप ये वीडियो देखिए मेरी। इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हमने फुल स्टॉप यूज किया एंड में। देखिए ही वंडर्ड इफ ही कुड बोरो माई कार, तो यहाँ पर भी हमने ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, इसको हमने जोड़ने के लिए दो क्लॉजेस को यूज किया है, इसलिए हमने यहाँ पर फुल स्टॉप यूज किया। द सेम वे यहाँ पर भी हम जोड़ने के लिए इफ का यूज कर रहे हैं और फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क पर आते हैं, जो ऐसा दिखता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में यूज होता है। यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क व्हेन यू आर कन्वेइंग स्ट्रॉन्ग इमोशन, जब गहरी भावना व्यक्त करें, और एक्साइटमेंट, उत्साह, ठीक है। अगर आप एक्साइटेड हैं और कुछ बोल रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। वी वॉन द क्रिकेट मैच, अगर नॉर्मली बोले वी वॉन द क्रिकेट मैच तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, लेकिन अगर एक्साइटेड होके बोले वी वॉन द क्रिकेट मैच तो हम इसको इसी तरीके से तो व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम एक्सप्रेशंस देखते हैं आमने सामने, लेकिन लिखी हुई बात का क्या मतलब है, उसमें तो आप इन्हीं मार्क से समझा सकते हैं कि आप एक्साइटेड हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर एक्साइटमेंट दिखानी है तो हम ये यूज करेंगे। लेट मी बी, इसका मतलब होता है मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर मैंने कड़क आवाज में बोला लेट मी बी, तो यहाँ भी भावना दिखा रहे हैं और यूज करेंगे ये। और ध्यान दें सारे सेंटेंसेस शुरू कैसे हो रहे हैं, कैपिटल लेटर से। व्हाट अ लवली सरप्राइज, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और कोर्सेज में एनरोल करें। आगे बढ़ते हैं। हमारा रूल नंबर 3, व्हेन अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट, अगर सिंपल सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, द करेक्ट ऑर्डर इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस फॉर्म करने का, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है वो समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, अ पर्सन, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट रिसीव्स द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही लाइक्स पास्ता। अब ही लाइक्स व्हाट, पास्ता, तो पास्ता जो है इसको रिसीव कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑर्डर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। माई सिस्टर रीड्स कॉमिक बुक्स, माई सिस्टर सब्जेक्ट, रीड्स क्या है वर्ब, और ये क्या है, कॉमिक बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट। आई वेंट होम, आई सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, होम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को अग्री करना बहुत जरूरी है, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अब ये समझिए कि अग्री करने का यहाँ मतलब क्या है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का सिंगुलर होना मस्ट है, जरूरी है, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो SSPP फॉर्मूला से, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल्स देखते हैं, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि एक भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्लेज द पियानो, यहाँ है ही प्लेज द पियानो,
ही क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ हमने प्ले में एस लगाया सिंगुलर बनाने के लिए। जी हाँ, जब भी आप किसी नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब भी आप किसी वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। तो यहाँ पर ही है तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए हमने एस ऐड किया। ही प्लेज द पियानो, अगर मैं बोलूँ ही प्ले द पियानो तो वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। अब यहाँ ये दे है, दे क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ हम प्ले को एज इट इज यूज करेंगे, मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे आप V1 भी बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे प्ले इन द फील्ड, वे फील्ड में खेलते हैं। दे प्लेज बोलूं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ आते रोहन एंड कियारा वर्क इन लंदन। अब रोहन एंड कियारा दो लोग हो गए ना, प्लूरल हो गया, इसलिए हम वर्क्स नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वर्क। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कियारा, ठीक है, सो कियारा वर्क्स इन लंदन, बट रोहन एंड कियारा वर्क इन लंदन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 5, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और, ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और से कनेक्टेड हैं, यूज अ सिंगुलर वर्ब, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, या, तो या तो ये या तो वो होगा सिंगुलर ही, ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। द सेम इज ट्रू फॉर ईदर और एंड नीदर नॉर। अगर ईदर और यूज हुआ है या फिर नीदर नॉर, तो भी हम सब्जेक्ट को सिंगुलर मानते हुए वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। देखिए, रोहन और कियारा इज कमिंग टुनाइट, ठीक है, तो रोहन या कियारा आज रात आ रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक ही आ रहा है, तो ये सिंगुलर है, हमने क्या यूज किया, इज। ईदर कॉफी और टी इज फाइन, अब हमने ईदर और का यूज किया तो इज यूज करेंगे। नीदर रोहन नॉर कियारा वॉज लेट, सो नीदर नॉर यूज हुआ है इसलिए वॉज, ठीक है, हम वर यूज नहीं करेंगे। क्लियर? रूल नंबर 6, प्रॉपर नाउन्स मस्ट ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। अब प्रॉपर नाउन्स क्या है, और कैपिटलाइज्ड मतलब कैपिटल, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन्स क्या है वो समझते हैं। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड विद अ कैपिटल लेटर। स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे मैं, ठीक है, अगर मैं मेरे नाम की बात करूं तो ये स्पेसिफिक नाम हो गया ना, कंचन, ठीक है, तो कंचन का के कैपिटल होगा और कंचन एक प्रॉपर नाउन है। तो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का अगर हम उसका नाम का जिक्र करें, उसके नाम का, तो फिर हम यूज करेंगे कैपिटल लेटर्स। शी इज गोइंग टू न्यूयॉर्क दिस वीकेंड, तो न्यूयॉर्क एक सिटी है, ठीक है, दो वर्ड हैं इसमें, दोनों ही कैपिटलाइज्ड होंगे। शी लाइक्स टू ईट एट बर्गर किंग, तो जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, अगर किसी का पर्टिकुलर नाम है, आप नाम लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर से लिखोगे। विजिटिंग द आईफिल टावर इन पेरिस वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। टावर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली किसी एक टावर की बात करें जिसका नाम है आईफिल टावर, तो हम ई भी कैपिटल लिखेंगे, टी भी कैपिटल लिखेंगे। पेरिस एक सिटी है तो हम पी भी कैपिटल लिखेंगे। इन बातों का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, ठीक है। रूल नंबर 7, एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं वो समझेंगे। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, हिंदी में विशेषण बोलते हैं। विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, किसकी विशेषता, नाउन की विशेषता, ठीक है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन एंड यूजुअली कम इमीडिएटली बिफोर द नाउन दे डिस्क्राइब। जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके जस्ट पहले आते हैं, ये रूल कहता है। द ब्लैक डॉग लिव्स नेक्स्ट डोर, डॉग हमारा नाउन है, उसके जस्ट पहले आ रहा है ये, यही तो बता रहा है डॉग कैसा है, डॉग ब्लैक है, काला, ठीक है, तो ब्लैक इसके जस्ट पहले आया। कियारा बॉट अ न्यू स्विम सूट, अब स्विम सूट हमारा नाउन है, कैसा है वो स्विम सूट, नया है, तो न्यू जस्ट उसके पहले आया। आई हैव अ बिग कार, कार हमारा नाउन है, उससे पहले आके ये उसे डिस्क्राइब कर रहा है, बिग कार, ठीक है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, अब प्रेडिकेट एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है यूजिंग अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इसमें लिंकिंग वर्ब का यूज होता है, लाइक टू बी, टू फील, टू सीम और टू टेस्ट फॉर एग्जाम्पल, एंड कम्स आफ्टर द लिंकिंग वर्ब इटसेल्फ। तो ये जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा और लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। यहाँ लिंकिंग वर्ब इज है, यहाँ सीम्स है, यहाँ टेस्ट है, इनके बाद ये एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। द बोल इज हॉट, द टीचर सीम्स हैप्पी, दिस फूड टेस्ट डिलिशियस, ठीक है, तो ये भी एक तरीका हुआ। चलिए
अब हम आते हैं रूल नंबर 8 पे, व्हेन यूजिंग टू एडजेक्टिव्स टुगेदर, जब आप दो एडजेक्टिव्स को साथ में यूज कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या होगा, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद आएगा, ये समझना जरूरी है। द यूजुअल ऑर्डर इज ओपिनियन एडजेक्टिव, देन फैक्ट एडजेक्टिव एंड देन नाउन। अब ये दोनों एडजेक्टिव्स क्या हैं, मतलब फैक्ट एडजेक्टिव वो हो गया जो फैक्ट है, जो वो चीज है। जैसे यहाँ देखेंगे आई सॉ नाइस फ्रेंच टेबल, टेबल हमारा नाउन है। अब टेबल कैसा है, फ्रेंच टेबल है, तो ये फैक्ट है ना, तो ये जस्ट इसके पहले आएगा। इससे भी पहले ये मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन क्या है कि वो नाइस है। सो आई सॉ अ नाइस फ्रेंच टेबल, आई सॉ फ्रेंच नाइस टेबल नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं दैट वाज एन इंटरेस्टिंग शेक्सपियरियन प्ले, तो प्ले हमारा नाउन है, फैक्ट क्या है कि वो शेक्सपियरियन प्ले है, और मेरा ओपिनियन क्या है कि वो इंटरेस्टिंग है। ओके, now coming to rule number 9, indefinite articles a and an. A and an are indefinite articles that are used to talk about an unspecified thing or quantity. जब हम in general किसी की बात करते हैं तो हम a और an का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। a is used before a consonant sound, जी हाँ, कॉन्सोनेंट से पहले नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम a का यूज करते हैं। जैसे ये क्या है, बॉल, साउंड क्या है ब, तो हम अ बॉल बोलेंगे इसे, ठीक है। स्नेक, साउंड क्या है स, तो हम यूज करेंगे अ स्नेक, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, आपको ये तो पता ही है ना कि ए ई आई ओ यू ये वाउल्स है, तो आप देखिए ये क्या है, वाउल है, ये क्या है, वाउल है। लेकिन मैंने क्या बोला, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए यूज करेंगे। इनका साउंड क्या है, ये है यूनिवर्सिटी, साउंड क्या है य, तो हम य साउंड है इसलिए अ यूनिवर्सिटी बोलेंगे। इसी तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, वन, साउंड व, इसलिए हम अ 1 रुपी नोट बोलेंगे इसे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से ये समझते हैं, एन इज यूज्ड बिफोर अ वाउल साउंड, तो वाउल से पहले नहीं, वाउल साउंड से पहले, मतलब बोलने में कैसा साउंड आ रहा है वो देखेंगे। ये क्या है, एप्पल, साउंड ए, तो हम यूज करेंगे एन। ये क्या है, आइडिया, साउंड आई, तो हम क्या यूज करेंगे, एन, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए, अब एच क्या है, एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इन दोनों में ही एच साइलेंट है। हम पढ़ते क्या है, आवर, साउंड आ, वाउल साउंड, क्या बोलेंगे, एन आवर। इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, साउंड ओ, क्या बोलेंगे, एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आ गए हम रूल नंबर 10 पे, नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कैंट बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो पपाया मतलब पपीता गिन सकते हैं, एक है, दो है, तीन है बोल सकते हैं, सो 1 पपाया, ये काउंटेबल है। एक्स गिन सकते हैं, काउंटेबल है, बोल सकते हैं 5x। कॉइन गिन सकते हैं, तो बोल सकते हैं 10 कॉइन्स, काउंटेबल है। लेकिन मिल्क अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते दूध को। शुगर को भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। मनी, मनी अब आप कहेंगे गिन सकते, लेकिन मनी एक आइडिया, आप नोट्स या फिर कॉइन्स गिन सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते, मनी भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। नाउ रूल नंबर 11, यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन फॉर काउंटेबल नाउन्स इन जनरल, ठीक है। इन जनरल अगर आप काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हैं तो आप ए एन का यूज करेंगे। यूज द डेफिनिट आर्टिकल द फॉर स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन्स एंड ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब द आप ये समझिए कि सभी नाउन्स के साथ यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ए एन को हम कब यूज करते हैं, जब हम इन जनरल बात करें, जब वो स्पेसिफिक हो गया तो हम द यूज कर लेंगे, और अनकाउंटेबल के साथ हम क्या यूज करेंगे, द। आई सॉ अ क्रो एंड अ बलून इन द स्काई, आई सॉ अ क्रो एंड अ बलून इन द स्काई, तो अभी मैंने क्या बोला कि मैंने आसमान में एक कौवा और एक गुब्बारा देखा, तो इन जनरल मैंने बताया, तो मैंने दोनों में अ यूज किया है, ठीक है। लेकिन अब मैंने बता दिया तो वो स्पेसिफिक हो गए। अब जब मैं इन्हीं के बारे में आगे बात करूंगी तो मैं द यूज करूंगी, ठीक है। द क्रो वॉज ब्लू एंड द बलून वॉज येलो, उन्हीं दोनों की बात की, लेकिन अब स्पेसिफिक हुए। और यहाँ पर जो मैंने द यूज किया क्योंकि स्काई है, अब स्काई तो एक ही है, अलग से हम अ स्काई तो बोल नहीं सकते, मतलब और भी स्काई हो ये जरूरी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, द स्काई, ठीक है। जैसे हम सन मून के साथ द यूज करते हैं। अब यहाँ आते हैं, ही यूजेज अप ऑल द वाटर दैट ही हैज, तो वाटर अनकाउंटेबल है, तो हम अ वाटर नहीं बोल सकते, हम द वाटर बोलेंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 12, यूज मेनी और फ्यू, मेनी और फ्यू विथ काउंटेबल नाउन्स, तो मेनी और फ्यू हम उन नाउन्स के साथ यूज करेंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं। यूज मच और लिटिल
फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, जिन्हें नहीं गिन सकते उनके साथ हम मच का यूज करेंगे और लिटिल का. एग्जाम्पल, देयर आर मेनी मैंगोज ऑन द ट्री. गिन सकते हैं मैंगोज, मेनी कर दिया. मनी नहीं गिन सकते, मच बोलेंगे. हाउ मच मनी डू यू हैव. वी हैव हैड अ फ्यू रिप्लाईज. रिप्लाई हम गिन सकते हैं कि एक रिप्लाई, 2 रिप्लाईज, 3 रिप्लाईज, सो अ फ्यू रिप्लाईज गिन सकते हैं. देयर इज लिटिल ट्रैफिक ऑन द रोड. हम ट्रैफिक को गिन नहीं सकते तो लिटिल ट्रैफिक बोलेंगे. क्लियर. रूल नंबर 13, कंफ्यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस had और would. जब आप इस पर नजर डालें तो क्या समझते हैं आप, ये had है या would है. अपॉस्ट्रोफी डी को, यही हम समझने वाले. कॉन्ट्रैक्शंस एंडिंग इन अपॉस्ट्रोफी डी कैन रिप्रेजेंट ईदर हैड और वुड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, एंड आर ऑफन कंफ्यूजिंग इफ यू कैन टेल फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर आप सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट से नहीं समझ पा रहे, यू कैन लुक एट व्हाट फॉलोज द कॉन्ट्रैक्शन. कंफ्यूजन है कि हैड है कि वुड है, तो इसके जस्ट बाद जो वर्ड आ रहा है उस पर फोकस करना है, उससे समझना है. वुड को पहले समझ लीजिए कि कब समझेंगे कि वुड है. वुड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब इन इट्स इन्फिनिटिव फॉर्म. मतलब वुड के बाद जो वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म में होगी अपने, ठीक है, कोई थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं होगा. I'd like some tea please. तो like क्या है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये वुड है. I would like some tea, ठीक है. He'd be happy to help. be भी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो जब आपने ये देख लिया तो क्लियर हो गया कि ये वुड है. He would be happy to help. क्लियर. इसी तरीके से had को भी समझ लेते हैं. Had is followed by a past participle, मतलब V3 to form the past perfect. When I arrived, he'd been. ये जो been है ये तो थर्ड फॉर्म है ना. जब ये थर्ड फॉर्म में देखा आपने तो ये क्लियर हो गया कि ये had है. He had been. ओके यहाँ भी देख लेते हैं. Until Kiara bought a dishwasher, she'd been. यहाँ भी क्लियर हो गया washing her dishes by hand. तो यहाँ भी क्लियर हो गया थर्ड फॉर्म है तो ये she had है, ठीक है, she had been. अगर यहाँ पर होता when I arrived, he'd left, ठीक है. अगर ये होता तो भी क्लियर है. लेफ्ट क्या है, V3 है, तो ये had है. ओके चलिए नेक्स्ट. रूल नंबर 14, कंफ्यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस इज और हैज. अगेन जैसे अपॉस्ट्रोफी डी में कंफ्यूजन थी कि वुड है या फिर हैड है, इसी तरीके से अपॉस्ट्रोफी एस में भी क्या कंफ्यूजन होती है कि ये इज है या फिर हैज है, ठीक है. तो यहाँ पर टेंस पर ध्यान देंगे या कह लीजिए उसके नेक्स्ट वर्ड पर ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा. इज इम्प्लाइज द एक्शन इज इन द प्रेजेंट. इससे पता चलता है कि वो प्रेजेंट की बात है. द कैट्स टायर्ड. अब आप बोलोगे कि ये जो है टायर्ड, तो ये भी तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रहा है. टायर, टायर का मतलब होता है थकाना, ठीक है. लेकिन यहाँ पर ये आप ध्यान दें कि ये एडजेक्टिव है, ये है द कैट इज टायर्ड. ओके. ही इज एट द बीच. यहाँ पर तो कोई अलग से वर्ब यूज हुई ही नहीं है, एक्शन वर्ब. ये बता रहा है केवल कि वो कहाँ है. ही इज एट द बीच, तो ये भी इज है. ही हैज एट द बीच हो ही नहीं सकता, ठीक है. अब यहाँ आते हैं. हैज इम्प्लाइज द कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है. और एक चीज की हैज के बाद क्या आएगा, V3 आएगा. रोहन्स फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो फिनिश्ड क्या है, V3 है. कंप्लीटेड एक्शन भी है, सो रोहन हैज फिनिश्ड. ओके देखिए हैज है ये. यहाँ पे आते हैं. शी इज लेफ्ट फॉर द सुपरमार्केट, सो शी हैज. यहाँ लेफ्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3 है. ये क्लियर है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है. अब आते हैं हमारे लास्ट रूल पे, रूल नंबर 15, डोंट कंफ्यूज कॉन्ट्रैक्शंस विद पजेसिव्स. ठीक है, आपने देखा कॉन्ट्रैक्शंस में हम अपॉस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं, possessives में भी होता है. Apostrophes are also used to show possession in English and can easily be confused with contractions. तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक क्या है, possessive है, और दूसरा क्या है, contraction. The universities recruited researchers to help with the study. अगर हम ये देखें, ठीक है, इसे अगर केवल इतना ही पढ़ें तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ आएंगे देखेंगे अरे यहाँ तो कुछ वर्ब ही समझ नहीं आ रही कि वर्ब क्या है. तो द यूनिवर्सिटीज रिक्रूटेड, यहाँ पर यही वर्ब है. द यूनिवर्सिटी हैज रिक्रूटेड रिसर्चर्स टू हेल्प विद द स्टडी. क्योंकि जब वर्ब नहीं है तो वर्ब होना चाहिए, इससे क्लियर हो गया कि ये हैज है. यहाँ आएंगे द यूनिवर्सिटीज रिसर्चर्स हेल्प विद द स्टडी. यहाँ पे हेल्प वर्ब है, दैट मीन्स ये जो है ये बता रहा है ऑफ का. द रिसर्चर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी हेल्प विद द स्टडी, यहाँ पर इसका ये मतलब है. तो गाइस इस तरीके से आपने सभी 15 रूल सीख लिए एंड आई एम श्योर कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. अब जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर. जो भी रूल आपको सबसे ज्यादा पसंद आए वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ. मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. आप करते रहें प्रैक्टिस. जय हिंद.